स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 यानी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2018 यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लगभग 20 सवाल आज सॉल्व करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में 20-20 सवाल के आधार पर 5 वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तीसरा, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हों तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें ए है केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं उनमें कुछ स्टेटमेंट या आधे सही आधे गलत होते हैं, या कुछ स्टेटमेंट पूरे ही गलत होते हैं। जिसमें पहले वाला जो है लिखा है, पहली लोकसभा विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, इसमें संदेह है। और तीसरे बारे में लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो, 75 सदस्य की बात नहीं होती है। इसमें क्या कि जो सभापति होता है उसके विवेक पर निर्भर करता है किसी नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दे या ना दे। तो ये थर्ड वाला तो गलत हो जाता है, और थर्ड वाला गलत होने के आधार पर थर्ड गलत मानेंगे तो पहले वाला तो हो ही नहीं सकता, उसके बाद सी भी नहीं होगा और उसके बाद डी भी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में तीसरा मिल रहा है। तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा? सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मरुस्थल क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से पर्ण रूपांतरण होते हैं? पहला है कठोर और मोमी पर्ण, दूसरा है लघु पर्ण, तीसरा पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ए है केवल 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। तो इसमें जो मरुस्थल क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तों के आधार पर, जैसे कठोर और मोमी पर्ण होते हैं, सही है। दूसरा छोटे छोटे पत्ते होते हैं, लघु पर्ण होते हैं, ठीक है। तीसरा पर्ण की जगह कांटे होते हैं, पर्ण की जगह कांटे, जैसे आपका ये नागफनी होता है, भटकटाई वगैरह, ये पौधे होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, NSSO ने 70वीं चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये ठीक है। दूसरा, देश में कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक OBC के हैं, इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। और नंबर तीसरा है, केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबकों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। तो गाइस, इसमें जो देश में कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक OBC के हैं, इसका बी जो दूसरा है, ए वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरे वाला, तो जहाँ जहाँ दूसरा है उसको अपन काट देते हैं, उसको काटेंगे क्योंकि वो उत्तर नहीं होगा। तो जैसे इसमें दूसरा है तो इसका नहीं होगा, उसके बाद बी और डी भी घट जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB से भिन्न है? पहला है, NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालय के मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB
झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी रहेगा ना तो एक ना। तो इसका ऑप्शन जो पहला वाला एनजीटी का गठन अधिनियम द्वारा किया गया है, और जबकि सीपीसीबी का गठन सरकारी कार्यपालक आदेश से किया गया है, ये पहला ही वाला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन आ जाएगा बी। इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है। दूसरा है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और इसमें ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है ना, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, इस पहला वाला सही है। लेकिन दूसरा वाला का जो है, कानून द्वारा मतलब उसकी वैधता का परीक्षण नहीं किया जा सकता, ये गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे तो किसी भी कानून की पुनरीक्षा कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वें का ए, केवल ए हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, कभी कभी समाचारों में आने वाला पद व्यापारी छूटदार यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन, ये गलत है, नहीं हो सकता। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है, ये भी गलत है। यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। यहाँ ए वाला बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 7वां है, किसी देश में नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या परिणाम है? पहला, इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। ठीक है। यह स्वमेव नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि का सदस्य बन जाएगा। नहीं, दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा का नहीं होता। तो इसका आंसर सीधा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, अप्रवासी छात्रों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया जाएगा। अधिनियम के रूप में यह भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी छात्र अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल गलत हैं, दोनों ही कथन गलत हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन यानी FRBM समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वह वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण GDP अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो। दूसरा है, राज्य सरकारों के GDP के 49 की तुलना में केंद्र सरकार के GDP का 21% घरेलू देयता है। भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक है। तो तीसरा तो बिल्कुल ही सही है, तीसरा सही है। दूसरा वाला जो है इसमें संदेह है। तो अपन देखते हैं, दूसरा यदि गलत करेंगे तो तीसरा तो होना ही चाहिए, तीसरा होना चाहिए
तो इस आधार पर सबसे पहले तीसरा होना चाहिए, तो तीसरा इन तीनों में है। और दूसरे पर संदेह, तो दूसरे को यदि काटते हैं और दूसरा गलत भी है तो दूसरे को काटने पर अपन कहाँ पहुँचते हैं, ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी इसका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेल की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। दूसरा है, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार की सीमा शुल्क नहीं लगाती। तो इसमें फ्रेंड्स क्या ध्यान रखना है, कुछ अतिवादी शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनके आने पर कितना ही अच्छा वो लिखा हो, आपका स्टेटमेंट लिखा हो, लेकिन वो जब आ जाते हैं तो उनको वो स्टेटमेंट गलत साबित हो जाता है। जैसे इस पर जो आया है, इसमें सभी आ गया है, देखिए आप लोग, सभी आ गया है इसमें, ए सभी। तो सभी के आ जाने पर सभी यानी इसका मतलब ऑल निकलेगा, तो इसके आधार पर ए वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा गलत होगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, उन्हें मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी हैं। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, वे थे। तो इसमें फर्स्ट है अरविंद घोष, दूसरा बिपिन चंद्र पाल, तीसरा लाला लाजपत राय और डी मोतीलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग जानते होंगे कि जो बिपिन चंद्र पाल हैं ये तो नहीं थे, ये नहीं हो सकते हैं। और अरविंद घोष तो मतलब पांडिचेरी में, तो ये नहीं हो सकते, ये नहीं, इन्होंने लिखा भी नहीं उतना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। नहीं, अभी बहुत इसमें वो आ रहे हैं ना, तो लुप्त कर सकता है। तो ये दोनों इनमें से सही चुनना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है। तो इसमें से देखो, दूसरा तो गलत हो गई, लेकिन पहला भी इसमें गलत ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी जो इसका आंसर होगा, ना तो ए ना तो बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है। ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है अरल सागर, दूसरा काला सागर, तीसरा बैकाल झील। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आप लोग ने भी देखा होगा, एटलस जब उठाते हैं तो इसमें अरल सागर की जो लोकेशन बताई जाती है, उसका उपग्रह का चित्र जो बताया जाता है, उपग्रह के चित्र में उसमें बहुत ही सूखा बताया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 14 है, विधि का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, हर बार इंडेक्स पर कोई ना कोई सवाल आता है, इस बार विधि पर आया है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तो एक संस्था है, एनजीओ ये नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय और विश्व न्याय परियोजना, बिल्कुल सही, एक इसका आ जाएगा डी, विश्व न्याय परियोजना, ये इसको इंडेक्स को जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ता है। तो इसका भारतीय बैंक एसोसिएशन, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, अगला है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, और डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सी, इसका आंसर सही है। ये सी जो है इस एटीएम्स को जोड़ता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा मतलब।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयता का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उन्हें उसका प्रतिकार कर सकें। दूसरा है, CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक के द्वारा अलग अलग किया जाता है। CAR तो इसमें दूसरा तो गलत है, डेफिनेटली गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल ए। ओके दोस्तों, CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक नहीं करता बल्कि RBI करता है और ये समान होता है। और अगला है 17वां, पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API उपलब्ध कराता है। इसका क्या अभिप्राय है? इससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। दूसरा, परितारिका यानी आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। तो इस उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 17वें का आंसर आ जाएगा C। ये दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्ध संजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हो गई। तो ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट है अंगोला और जाम्बिया, दूसरा है मोरक्को ट्यूनीसिया, C वेनेजुएला कोलंबिया और D रहेगा यमन और दक्षिणी सूडान। तो इसका आंसर है यमन और दक्षिणी सूडान उस समय यानी 2018 के जो ईयर था उसमें भुखमरी यानी कुपोषण और इस अकाल के कारण प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 19वां है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट है, सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट इन एड शुरू की गई। दूसरा है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा है, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें जिसमें सभी आ जाता है सभी, तो वो सभी वाला तो डेफिनेटली गलत ही होता है। तो ये वाला सीधा गलत हो जाएगा। तो ये वाला गलत होगा। थर्ड गलत में जहाँ भी 3 है वो कट जाएंगे। C भी गलत, B भी गलत और D भी गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना निकल के? ऑप्शन A। तो क्वेश्चन नंबर 20वां है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। यह सदन द्वारा प्रत्यायोजित है। उसका कार्यपालिका द्वारा यह इन प्रत्योजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखो, कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। जैसे इसमें कौन समिति के बारे में पूछा है। तो समिति क्या काम करेगी? समिति जो नियम बनाए, सबसे पहले समिति जो नियम, उपनियम, उपविधि बनाएगी आदि बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को पढ़ो। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, नियम समिति या कार्य सलाहकार या बिजनेस एडवाइजरी समिति। तो ये तो D तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। A भी नहीं होगा, सरकारी आश्वासन। उसके बाद नियम समिति, नियम, उसके बाद उपनियम भी इसमें दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, उपनियम भी बनाना है, उपविधि भी है। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन B। ऑप्शन B जो ये समिति है, ये अधीनस्थ विधान समिति उपनियम, उपविधियाँ, विनियम और नियम बनाती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन आज हल हो चुके हैं। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
ओके।